नमस्कार साथियों। आज अपने बात करते हैं अपने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के तहत अपने एमसीक्यू बेंच जो स्टार्ट कर रखा था उसका आज 3 नंबर जो मॉडल टेस्ट है उसको अपने बात करेंगे। इसके अंदर अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीके की भी मिलेंगे और साइंस के भी मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन जरूर देखने हैं और वीडियो लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? ठीक है, या जिलों का नगर या जिलों का शहर, एक ही बात है। ठीक है, राजस्थान के किस नगर को जिलों का शहर या राजस्थान के किस शहर को जिलों का शहर कहते हैं? ए धौलपुर, बी जैसलमेर, सी जयपुर, डी उदयपुर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, राजस्थान के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? धौलपुर को कहेंगे, जैसलमेर को, जयपुर को, उदयपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहेंगे, उदयपुर को कहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। धौलपुर, धौलपुर ऐसा शहर है जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले यदि कोई सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है या छिपता है, दोनों सबसे पहले कहाँ होते हैं? धौलपुर में होते हैं। जैसलमेर में सूर्य सबसे लास्ट तक दिखाई देता है और सबसे लास्ट में ही उगता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट है, लास्ट तक दिखाई देता है, लास्ट में ही उगता है। जयपुर क्या है? जयपुर गुलाबी नगरी का शहर है। राम सिंह द्वितीय के काल में इसे रंगाया गया था जयपुर नगर में। जयपुर क्या है? गुलाबी नगर। ठीक है, पिंक सिटी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? पिंक सिटी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साथ में अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रश्नों को थोड़े से और डिस्कस करते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, आर्द्र का मतलब होता है जहाँ पे मौसम में क्या होती है? थोड़ी नमी रहती है। ठीक है, आर्द्र का मतलब होता है नमी। तो माउंट आबू, गंगानगर, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर और जैसलमेर। बात है इसमें माउंट आबू, गंगानगर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, क्या हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान है माउंट आबू। यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। ठीक है, वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ आएगा? सिरोही में आएगा, सिरोही के अंदर। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। गंगानगर, गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है भाई। आंधी पूछ ले सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है? तो श्री गंगानगर के अंदर चलती है। ठीक है, कितने दिन चलेगी ये आप कमेंट में जरूर बताना। आंधी चलती है यहाँ सबसे ज़्यादा। और क्या होती है? यहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, और जोधपुर जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर में एक जो किला है सोनार किला, ये सोनारगढ़ स्थित है। ये दोनों याद रखें। और जोधपुर में अपने मयूरध्वज या मेहरानगढ़ किला स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है? जोधपुर में। ये बातें अपनी इंपॉर्टेंट होगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तीसरा क्वेश्चन क्या? राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974, 1975, 78 और 87। तो कब? तो इसे चलाया गया था ऑप्शन नंबर बी। इसे चलाया गया था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1975 में चलाया गया था। ठीक है, 1975 में चलाया गया। राजस्थान में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1975 में चलाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बैराठ, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो सबसे ऊंची कौन सी होगी? गुरु शिखर होगी। गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही में। ठीक है, सिरोही में गुरु शिखर सबसे ऊंची है। और उसके बाद में शेर आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जरगा आएगी। सबसे ऊंची गुरु शिखर, शेर, जरगा। ठीक है, इसके बाद में आगे दिलवाड़ा। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। लास्ट में विराट, तारागढ़। ठीक है, ये गुरु शिखर कितनी है? 1727 या 22 मीटर है। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी या मतलब जहाँ के मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे मूर्ति मूर्ति भी आप मान सकते हो, मूर्ति सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है इस प्रकार का? जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है या जोधपुर? मीनाकारी उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? ठीक है, मीनाकारी उद्योग। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ जाएगी? ए ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर, ए जयपुर में। जयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? मीनाकारी उद्योग है, मीनाकारी गहने, ये चीज़ें सारी जयपुर में बनाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, भरतपुर के अंदर सेवर, सेवर भरतपुर के अंदर क्या है? सरसों तेल संयंत्र है। इंजन छाप जो तेल आता है वो सेवर भरतपुर के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? तो करौली था, उदयपुर था, जोधपुर था या कोटा था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, करौली था। ठीक है, करौली था, जो मतलब लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। कौन था? करौली था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7 नंबर क्या कह रहा है? राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध थे कबड्डी से, गायन से, तीरंदाजी से या कुश्ती से? लिम्बाराम का संबंध है सी, तीरंदाजी से। ठीक है, लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, धौलपुर पावर परियोजना आधारित है। धौलपुर के अंदर जो पावर परियोजना है, पावर मतलब ऊर्जा जो मतलब ये लाइट बनने वाली परियोजना है, वो किस पे आधारित है? ए पानी पे, बी गैस पे, सी सौर ऊर्जा पे, डी लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, ये कोयले का एक प्रकार होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है, पीट है, इस प्रकार से लिग्नाइट, एंथ्रासाइट है, और इस प्रकार से 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, जिसमें पानी पर है, गैस पर है, सौर ऊर्जा पे, तो किस पे हो जाएगी? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैस पे है, ये धौलपुर वाली जो भी परियोजना है वो क्या होती है? गैस पे आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है 9वां, राजस्थान के किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला था? श्यामलाल मीणा, लिम्बा, राम, ये दोनों। तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। श्यामलाल जी को मिला था, लिम्बा, दोनों को क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? जब कोई किसी खेल के अंदर क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो, खेल के अंदर अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं, तो उसके अंतर्गत अपने को क्या मिलता है? वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? जो खेल के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो, और जो कोच, यदि कोच कोई जबरदस्त है तो उसके लिए कौन सा मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, जालौर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो कहाँ स्थित होगा? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। दोनों के दोनों। ठीक है, ये एक पीर दरगाह है, और ये अजमेर के अंदर ये एक आपको मिलेगा। ठीक है, पहले ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी यहाँ। 2.5 दिन का झोंपड़ था, उससे पहले ये क्या थी? संस्कृत एक पाठशाला थी। ठीक है, बाद में इसको तोड़ा के इसके ऊपर क्या कर दिया? एक मतलब एक झोपड़ा, या जिस प्रकार से एक मस्जिद तरह की एक खड़ी कर दी गई, मीनारे टाइप की, जिसे क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। मुस्लिम समुदाय यहाँ के रुकते हैं, या जो मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाते हैं वो यहाँ पे आके विश्राम वगैरह वगैरह करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के जो पौधा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? साइनेसिस, थिया साइनेसिस, साइनेसिस थिया, क्या चीज़ हो जाएगा इसका? इसका इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, थिया साइनेसिस। इसका क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या था? थिया साइनेसिस है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आगे क्वेश्चन नंबर 12, यानी चावल का दाना क्या होता है? चावल का जो बीज होता है या दाना होता है उसे क्या कहते हैं? एक बीज होता है। एक बीज, ये फल है या सभी है? तो ये एक बीज होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो चावल का एक चीज़ होती है वो क्या होता है? बीज होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि बीज है, फल भित्ती है, बीज पत्तर है, भ्रूणपोष है, क्या ऐसे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्या होता है? एक बीज होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं, जो आपकी नेक्स्ट प्रश्न है, जो आपकी स्क्रीन पे है। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार लगा लो। आलू के अंदर मोजेक रोग का कारक कौन होता है? फफूंदी होती है, लाइकेन होता है, जीवाणु होता है या विषाणु होता है? तो आलू के अंदर मोजेक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
इंपॉर्टेंट है और ये इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर, याद रखना। रोगों से संबंधित सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। मैं एक नेक्स्ट जो है एक क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर सभी रोग कराएंगे और इसको ट्रिक के साथ कराने के लिए अपने कोशिश करेंगे ताकि सारे रोग आपको ट्रिक से याद हो जाए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? फली खाई जाती है, बीजाणु खाया जाता है, गुदेदार पुष्पापन या सभी? नाशपाती होता है उसके अंदर कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती के अंदर या फली खाए जाते हैं या बीजाणु खाया जाता है, गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है या सभी? तो नाशपाती के अंदर क्या चीज़ खाने योग्य होती है? सी ऑप्शन होता है करेक्ट, गुदेदार पुष्पापन। यानी इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए आंसर हो जाएगा। ये नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न संख्या 15 क्या कहते हैं? टिक्का रोग किससे होता है? टिक्का रोग किससे होता है? ज्वार में होता है, गन्ना में पाया जाता है या चावल में या मूंगफली में? तो टिक्का रोग किसके अंदर पाया जाता है? टिक्का रोग ज्वार है, गन्ना है, चावल या मूंगफली? तो टिक्का रोग किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। डी ऑप्शन है। डी और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। टिक्का रोग किस में पाया जाता है? तो मूंगफली में पाया जाता है। प्रश्न संख्या बात करते हैं 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? मटर पौधा क्या है? पुष्प है, शाक है, झाड़ी है, इसमें से कोई? तो मटर पौधा क्या है? पुष्प है, शाक है, झाड़ी है, इसमें से कोई नहीं है। तो मटर पौधा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात आपकी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? क्या होता है? शाक होता है। मटर का पौधा क्या होता है? शाक। इस प्रकार से छोटी झाड़ीनुमा संरचना होती है शाक की। ठीक है, इस प्रकार से। तो मटर पौधा क्या होता है? एक शाक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। जो 17 नंबर प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर का संबंध किससे होता है? फेफड़ा से होता है, हृदय से होता है, गुर्दा से होता है, दिमाग से होता है? पेस मेकर। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध किस चीज़ से हो जाएगा? इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। ठीक है, हृदय से होता है। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से या दिल से होता है। इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है या हृदय के अंदर धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? पेस मेकर नामक यंत्र करता है। ठीक है, या पेस मेकर करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यानी जो दूध खट्टा हो जाता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, निमेटोड के कारण, प्रोटोजोआ के कारण? तो आपको सभी को पता है कि जो मतलब दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, निमोटेड, प्रोटोजोआ। तो किसके कारण हो जाता है? इसका ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे ही आएगा, हमला करेगा दूध के अंदर, तो दूध क्या हो जाएगा? बिल्कुल खट्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रही है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? थोड़ी सी बता देता हूँ। बच्चे, छोटा जो शिशु होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं। जब शिशु थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, छोटे बच्चे के अंदर 270 होती है जन्मजात के अंदर। जैसे ही बड़ा हो जाता है तो 350 तक पहुंच जाती है। और बच्चा जब युवावस्था के अंदर जाता है तो हड्डियां वापस कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? छोटे शिशु जन्म लेता है 270, बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है यानी साल, 1.5 साल, 5 साल तक उसकी 350 हड्डियां हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही वो और बड़ा होता है, युवावस्था की ओर जाता है, 13, 14, 15 साल के आसपास, तो 206 हड्डियां हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे एक बार हड्डियां कम होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर हड्डियां की वापस कमी हो जाती है, क्योंकि 2-3 हड्डियां ऐसे जुड़ के एक हड्डी का निर्माण कर लेती है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डी है? 206। और जोड़ पूछ ले तो 208। 208 इसमें जोड़ होते हैं, 206 हड्डियां होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? दूध से दही जमने का कारण? दूध से दही, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरिया, खमीर या इनमें से कोई नहीं? दूध को दही में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? दूध से दही के अंदर बदलेगा तो ये बैक्टीरिया करेगा, बैक्टीरिया होगा। याद रखने, बैक्टीरिया का मतलब बेसिलस, यानी बैक्टीरिया का मतलब बेसिलस, लैक्टोबैसिलस। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दूध से दही में बदलने का कार्य कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया करेगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बात आई समझे? इसमें अपने क्या करेंगे? लैक्टोबैसिलस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपने बात करें तो ये इम्पोर्टेंट जो 20 प्रश्न थे और 20 में से जो 20 सही है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
अच्छा खासी उसकी तैयारी है। यदि उसमें से कम भी चल रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और इस प्रकार से जो अपने MCQ बेंच लेके आते हैं उनको डेली इसका रिवीजन करें और अपनी तैयारी को जांचें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।